हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे एनसीएफ 2005 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। जो लास्ट वीडियो हुआ था, हमने एनसीएफ 2005 को पूरा समझ लिया है कि क्या है, मतलब इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम से बनकर आते हैं उनको हमने देख लिया है। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एनसीएफ 2005 के कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम से बनकर आए हुए हैं और आगे आ सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन से क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट करे, लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस हैं ये। और ये सारे ओनली एनसीएफ पर ही बेस्ड है, तो आपको एनसीएफ पर बेस्ड लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं सारे यहाँ पर आपको इसमें क्लास में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? परीक्षा सुधारों के अंतर्गत किस सुधार को सुझाया गया, हमें ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स हैज बीन सजेस्टेड इन द एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स अंडर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005? पहला, खुली उत्तर पुस्तिका होना चाहिए, यानी कि ओपन बुक एग्जाम हो। सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ग्रुप वर्क इवेल्युएशन, या फिर इनमें से सभी, ऑल ऑफ द एबव। अगर हम एनसीएफ 2005 की बात करें तो उसमें ओपन बुक एग्जामिनेशन की बात की गई है। सीसीई यानी कि उस टाइम पे सीसीई इस तरह का तो नहीं आता जिस तरह से अब चलता है, लेकिन उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे बच्चों का आप डेली इवेल्युएशन कर सको। सामूहिक कार्य के बारे में उन्होंने बात करी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा, इनमें से सभी। ठीक है, एक बात और, हाँ आप वीडियो को एंड तक देखोगे ही, आप लोग लास्ट में कमेंट में ये भी बताओगे कि जितने भी क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करे उन क्वेश्चंस में से आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेकंड क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 2005 फिर मैथमेटिक्स भी टॉट। मैथमेटिक्स को आप किस तरह से सिखाओगे? बाल केंद्रित, शिक्षण केंद्रित, कक्षा कक्ष केंद्रित, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित? तो ये ऑब्वियस ही है कि हम जब भी पढ़ाते हैं बाल केंद्रित तरीके से पढ़ाते हैं, यानी कि चाइल्ड सेंट्रिक तरीके से पढ़ाते हैं। हम बच्चे को केंद्र में रखकर चीज़ों को समझाते हैं, हमें बच्चों के हिसाब से पढ़ाना है। टीचिंग मेथड भी कुछ भी हो, हमें टीचिंग मेथड ही वही यूज़ करना है जो बच्चे के अकॉर्डिंग सही हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किस निकाय का परिणाम था? एनसीएफ 2005 वाज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज? एनसीएफ 1975, 1988, 2000, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, या फिर इनमें से सभी? देखिए, जो एनसीएफ 2005 बना, ठीक है, इसे बनाया ही इस तरह से था क्योंकि जितनी भी कमियां पीछे रह गई थी पहले पुराने एनसीएफ जो है उनमें, आयोग जो कमीशन से आए उनमें, एजुकेशन पॉलिसीज आई उनमें, इन सबको पूरा करने के लिए ही एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 में इन सभी को ही सम्मिलित किया गया है, जितनी भी ये बॉडीज थी इन सभी को सम्मिलित किया गया। याद रखिएगा, एनसीएफ इन सभी का परिणाम था। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस विषय को अधिगम व सीखने की प्रक्रिया का मूलाधार माना गया है? इन एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट बी हैज बीन कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग प्रोसेस? अधिगम व सीखने, लर्निंग एंड टीचिंग आएगा यहाँ पर, लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। तो गणित, विज्ञान, भाषा, या फिर सामाजिक विज्ञान, साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड सोशल स्टडी? देखो, अधिगम व सीखने यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग की अगर हम बात कर लेते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग कब होगी? टीचिंग एंड लर्निंग बेहतर तरीके से तभी होगी जब कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन कब होगा? जब लैंग्वेज पर पकड़ होगी, किसकी? टीचर की भी और बच्चे की भी। लैंग्वेज पर पकड़ का मतलब है कि ऐसी लैंग्वेज जो टीचर भी जानता हो और बच्चे भी जानते हो। अगर उस भाषा में कम्युनिकेशन हो रहा है, उस भाषा में संप्रेषण हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे कि यार हमारी लर्निंग भी अच्छे से हो रही है और टीचिंग भी अच्छे से हो रही है। तो टीचिंग एंड लर्निंग दोनों में जो मेन रोल प्ले करता है वो करती है आपकी भाषा, यानी कि लैंग्वेज। और हमें किस लैंग्वेज में पढ़ाना है? हमें बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाना है प्राइमरी लेवल पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार वर्ष में कितने दिन की अवधि पाठ्यचर्या निष्पादन हेतु वो रखी जानी चाहिए? देखिए, यहाँ पर इसका आंसर मैं बताऊंगा अभी। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द ड्यूरेशन हाउ मेनी डेज शुड बी कीप्ट इन द करिकुलम एग्जीक्यूशन? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है, 200 दिन। तो ये लोअर प्राइमरी के लिए है, अपर प्राइमरी के लिए ये 220 है। तो 200 एंड 220 दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आर्ट्स में चलता है ना, लोअर प्राइमरी के लिए 800 घंटे होते हैं और अपर के लिए 1000 घंटे होते हैं, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनसीएफ 2005 निम्न में से किस सिद्धांत से प्रभावित है? रचनावाद,
प्रयोजनवाद, मनोविश्लेषणवाद या प्रकार्यात्मकवाद। एनसीएफ 2005 इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑब्जेक्टिविज्म एंड साइकोएनालिसिस या फंक्शनलाइसिस। एनसीएफ जो 2005 बना है वो बोलता है कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन खुद कर सकते हैं, बच्चे खुद क्रिएट कर सकते हैं अपने नॉलेज को। हमें बच्चों के अंदर रचनात्मकता, सृजनात्मकता को बढ़ाना है। तो इसका मतलब एनसीएफ आपका किससे प्रभावित है? एनसीएफ आपका रचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें से किस वर्ष एनसीएफ नहीं आया? अच्छा, ये इंग्लिश में टाइप नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं। किस वर्ष एनसीएफ नहीं आया, हमें ये बताना है। एनसीएफ हमारा अभी तक कितनी बार आ चुका है? 4 बार आ चुका है। सबसे पहले आया था 1975 में, उसके बाद आया 1988 में, फिर आया 2000 में, और उसके बाद आया 2005 में। तो 2000 में आया है, 1988 में आया, 2005 में आया है, 1978 में एनसीएफ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनसीएफ 2005 कितनी भाषाओं में प्रकाशित हुआ था? जब एनसीएफ 2005 प्रकाशित हुआ तो ये कुल 22 भाषाओं में पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ किस लेख से होता है? इन विच आर्टिकल डज द एनसीएफ 2005 बिगन? एनसीएफ 2005 का प्रारंभ किस निबंध या किस लेख के साथ होता है? तो एनसीएफ 2005 का प्रारंभ होता है सभ्यता एवं प्रगति से। किससे? सभ्यता एंड प्रगति। आगे बात करेंगे सभ्यता एवं प्रगति जो लेख था, इसके लेखक कौन थे? हु इज द ऑथर ऑफ सभ्यता एंड प्रगति? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, प्रोफेसर यशपाल, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध है सभ्यता एवं प्रगति, जहां से इसकी स्टार्टिंग होती है। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर, रटने पर, कुछ समायोजन पर, या फिर इन सभी पर? एनसीएफ 2005 एम्फेसाइजेस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, ऑन रोड, माल एडजस्टमेंट या ऑल ऑफ दिस। देखिए, माल एडजस्टमेंट पर यानी कुछ समायोजन पर बल बिल्कुल नहीं देता, रटने पर भी बल नहीं देता, ये बल देता है करके सीखने पर यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। इन एनसीएफ 2005 मोर इम्पोर्टेंस हैज बीन गिवन अंडर द हेडिंग क्वालिटी डायमेंशंस। किस गुणवत्ता आयाम पर बल दिया गया? भौतिक संसाधनों को यानी कि मटेरियल रिसोर्स के बारे में बात की गई, शिक्षक एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड टीचर्स यानी कि जो टीचर्स हैं वो एजुकेटेड हों यानी कि पढ़े लिखे हों और मोटिवेटेड हों, बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हों, बालकों के लिए ज्ञान को, नॉलेज फॉर चाइल्ड, या फिर बालकों के लिए संचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, एक्यूमुलेट एक्सपीरियंसेस एंड करिकुलम इंप्रूवमेंट फॉर चिल्ड्रन। देखो, एनसीएफ 2005 में किसको सेंटर में रखा गया? बच्चे को। तो फिर किसके अनुभव और किसके लिए पाठ्यक्रम का सुधार करोगे? बच्चे के लिए। तो एक्सपीरियंस एंड करिकुलम आप इम्प्रूवमेंट करोगे चिल्ड्रन के लिए, इसकी बात की गई है। ठीक है। एंड द जो मटेरियल रिसोर्स वाला है ना, ये इसकी बात की गई थी आपकी आरटीई एक्ट 2009 में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक साधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्यों? इन मल्टीलैंग्वेजिज्म एज अ टूल हैज बीन सपोर्टेड इन एनसीएफ 2005 बिकॉज। अब बहुभाषा को महत्व क्यों दिया गया? यह यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, यह बालक को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। उपरोक्त सभी बात बिल्कुल सही है, तीनों ही सही है। देखिए, अगर आप बहुभाषा को प्रोत्साहन देते हो तो प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करेगा क्योंकि उसकी लैंग्वेज को वहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जा रही होगी। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई बालक इसमें पीछे भी नहीं छूटेगा यानी कि सारे के सारे बालक ही आपके कवर हो जाएंगे। यह बालक अपने पे विश्वास के लिए प्रोत्साहित करेगा, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बिलीव करने लगेगा कि यार मेरी लैंग्वेज को भी यहाँ पर दी जाती है इम्पोर्टेंस। राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। 1 मिनट रुकना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एनसीएफ 2005 में गृह कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। कक्षा 6 से 8 तक प्रतिदिन 1 घंटे का गृह कार्य, ये बात भी ठीक है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु तो प्रति सप्ताह 10 से 12 घंटे का गृह कार्य, ये बात भी ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है। एनसीएफ 2005 से बोला कि 2nd क्लास तक आप उन्हें कोई होमवर्क नहीं दोगे, 3rd to 5th क्लास तक आप उनको ओनली 1 आवर पर वीक का होमवर्क दोगे, मतलब वीक में सिर्फ 1 घंटे का ही होमवर्क दोगे। ठीक है। फिर आप उन्हें 6 to 8 तक 1 आवर पर डे का होमवर्क दोगे, और उसके बाद जो आपका 9 to 12 चलता है, इसमें आप उन्हें 2 आवर
पर डे का होमवर्क दोगे, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 आवर पर डे मतलब वही 10 से 12 घंटे सप्ताह में हो जाते हैं, क्योंकि 2 आवर पर डे सप्ताह में 6 दिन स्कूल लगता है, तो 6 दूनी 12 ही होंगे ना, नहीं तो आप बोलो 14 घंटे क्यों नहीं हो रहा, तो थोड़ा समझना। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत में से नहीं है। एनसीएफ 2005 के गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, कितने हैं? 5 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं। स्कूल को बाहरी जीवन से जोड़ना बिल्कुल है, रिटर्न प्रणाली से मुक्त करना ये भी है, विद्यालय में व्यवस्थागत सुधार और परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाना ये भी है। विद्यालय में व्यवस्थागत सुधार की बात करिए आरटी एक्ट में, जिसमें बताया गया कि इतने कमरे होने चाहिए, कमरे में इतने बच्चे बिठाएंगे, इतने टीचर बिठाएंगे, बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए, दुनिया भर की जितनी बातें ये आरटी एक्ट 2009 में की गई हैं, ना कि एनसीएफ में की गई हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है। ये आपके 5 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से और याद कर लीजिएगा। ये यहाँ पर अच्छा इंग्लिश में नहीं लिखी, मैंने इंग्लिश में वो पीडीएफ में कराए ना, कर लेना वहाँ से। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम को अपने स्वभाव में और है। अधिगम अपने स्वभाव में कैसा है? निष्क्रिय तो बिल्कुल नहीं है, निष्क्रिय वाले दोनों पॉइंट ही हटा दूँ। सक्रिय व सरल है या सक्रिय व सामाजिक, ये दोनों ऑप्शन से जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कि अधिगम सरल है या फिर सामाजिक। देखो सक्रिय तो है, एक्टिव तो है, लेकिन एक्टिव होने के साथ साथ हम ये नहीं कह सकते ये सरल है। तो जो लर्निंग होती है वो एक्टिव होती है एंड सोशल होती है, सक्रिय और सामाजिक होती है। कहने का मतलब ये कि हम जब एक्टिव होते हैं तब हमारी लर्निंग होती है, यानी कि लर्निंग का नेचर कैसा हो गया, एक्टिव बाल हो गए। जब आप एक्टिव रहोगे तभी आपकी लर्निंग बेहतर होगी। और लर्निंग जो होती है वो सामाजिक होती है, मतलब यदि आप ज़्यादा सोशल हो तो आपकी लर्निंग भी बेहतर होगी। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इज एनसीएफ 2005 इज नॉट करेक्ट। सही बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही बात है। ऑल चिल्ड्रंस हैव द एबिलिटी टू लर्न। सभी बच्चे स्वभाव से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही बात है। ऑल चिल्ड्रंस आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न। सही बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। हाँ, एक ही तरह से सही बच्चे सीखते हैं। कई कक्षा में विविधता होती है, हर बच्चा का सीखने का तरीका विशिष्ट होता है। स्कूल के अंदर और बाहर सभी जगह सीखने की प्रक्रिया चलती है, ये बिल्कुल ठीक है। लर्निंग टेक्स प्लेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द स्कूल। तो ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि सभी बच्चे एक ही तरीके से नहीं सीखते, अलग अलग तरीके से सीखते हैं। इसलिए टीचर को भी चाहिए कि वे अलग अलग मेथड का यूज़ करें बच्चों को सिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, ज्ञान विस्फोट की अवधारणा के बारे में किसने कहा है? हु सेड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एक्सप्लोजन। नॉलेज एक्सप्लोजन के बारे में बात करी है प्रोफेसर यशपाल ने। प्रोफेसर यशपाल ने ये बात इसलिए की थी कि हम सिर्फ उस पर बात कर रहे थे डिग्री पर, कि आप बस डिग्री लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, लेकिन डिग्री लेते जा रही थी पब्लिक, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं आ रहा था। ठीक है, लोगों के पास डिग्रियां तो बहुत थी, लेकिन उनके पास ऑथेंटिक ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था चीज़ को लेकर। तो प्रोफेसर ने बोला ये तो ज्ञान का विस्फोट हो रहा है। ठीक है, लग तो रहा है ज्ञान है, बट ये ज्ञान कुछ काम का नहीं है। फिर उन्होंने बोला लर्निंग बाय डूइंग को लेकर आओ, लोड लर्निंग से हटाओ, डिग्रियों की जगह मतलब इन्होंने बोला कि इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति को टॉप करने की जगह ग्रुप को टॉप कराओ आप, जैसे नहीं बोलते प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटिशन एक बच्चे का बच्चे मत करो आप, ग्रुप में कॉम्पिटिशन कराओ। इस तरह की बात इन्होंने करी। क्वेश्चन नंबर 19 है, एनसीएफ 2005 के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है हमें। सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनसीएफ 2005। खेल व योग को शिक्षा में शामिल करना, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। बालक का सर्वांगीण विकास, इसके बारे में बात की गई। पर्यावरणीय मुद्दों और पर्यावरणीय समस्याओं को महत्व, इसके बारे में बात की गई। तो ये तीनों ही ऑप्शन ऐसे जिसके बारे में एनसीएफ में बात की गई है। स्पोर्ट्स एंड योगा को भी इंपॉर्टेंस दिया गया है। बच्चे का ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो, उसका सोशल डेवलपमेंट, मेंटल, कॉग्निटिव, इमोशनल, हर तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए। और हमें उसकी जो उसके आसपास जो इन्वायरमेंट है उसमें किस तरह की इश्यूज चल रही हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसका ज्ञान भी बच्चे को होना ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005? भाषा केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित होती है। लैंग्वेज लिमिटेड टू द क्लास ऑफ लैंग्वेज ओनली, यानी कि इंग्लिश की क्लास तक ही इंग्लिश सीमित रहती है, ये बात बिल्कुल गलत है। लैंग्वेज बाहर भी होती है, और यही वजह है कि हम लोग की इंग्लिश वीक रह जाती है। इवन मेरी भी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। उसका रीज़न यही है कि इंग्लिश को हमेशा एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा है, एक लैंग्वेज की तरह तो पढ़ा ही नहीं कभी। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। बच्चे तो घर से ही भाषा सीख जाते हैं। भाषा अन्य विषयों में भी शामिल होती है, हाँ ये बात ठीक है कि लैंग्वेज हर सब्जेक्ट में आपको मिलेगी।
भाषा बालक हमेशा सकारात्मक भाषा को काम में लेता है, गलत बात है। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है कि क्योंकि भाषा सकारात्मक नकारात्मक नहीं होती, भाषा में सिर्फ शब्द ही होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा कि हर सब्जेक्ट में भाषा होती है। जब आप मैथ्स पढ़ रहे होते हो, साइंस पढ़ रहे होते हो, सोशल साइंस पढ़ रहे होते या कोई भी अदर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते, उसमें लैंग्वेज से इन्वॉल्व होती ही होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, हाउ एजुकेशन नीड टू बी प्लान्ड इन चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। अभिरुचियों के हिसाब से कि हमें शिक्षा को किस तरह से प्लान करना है, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों के आर्थिक स्वरूप के अकॉर्डिंग, उनके सामाजिक स्वरूप के अकॉर्डिंग या फिर शारीरिक स्वरूप के अकॉर्डिंग। देखो, ना तो हमें बच्चे के इकोनॉमिक लेवल से मतलब है, ना तो वो किस सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है उससे मतलब है, ना तो हमें उसे के फिजिकल लेवल से मतलब है। हमें मतलब है उसके इंटरेस्ट से कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में होगा। क्योंकि अगर बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक चीज़ बच्चे को स्कूल में मिल गई ना, वो स्कूल में बंद जाएगा, और स्कूल में अगर बंद गया फिर लर्निंग तो बेहतर हो ही जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, द मीडियम ऑफ लैंग्वेज एट द प्राइमरी लेवल शुड बी। प्राइमरी लेवल पर लैंग्वेज का मीडियम क्या होना चाहिए। प्राइमरी लेवल पर जो भाषा है वो होनी चाहिए हमारी मदर टंग, यानी कि मातृभाषा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, द करेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज। बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या होगा। वार्षिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, दैनिक परीक्षाएं या फिर इनमें से कौन ही। देखिए, सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चे के आकलन का कि आप उसका डेली ही आकलन करो, रोज आकलन करो, कंटिन्यू इवेल्युएशन करो। ठीक है, अब डेली आकलन नहीं, रोज के रोज स्कूल में पहुंच जाओ और बच्चों को आप पेपर ही पेपर कराते रहो कि आज आज तुम्हारा टेस्ट है, आज टेस्ट है, ऐसा नहीं। आपको कुछ ऑब्जर्व करते हुए आकलन करते रहना चाहिए, बीच बीच में आप टेस्ट लेते रहो, चीज़ें उनसे खड़े करके क्वेश्चंस पूछते रहो। इस तरह से आप उनका डेली बेसिस पर इवेल्युएशन कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि बच्चे फेल होते हैं तो ये दर्शाता है। इफ़ चिल्ड्रन फेल दिस सो, बच्चा फेल होता है तो ये क्या दर्शाता है। अपनी सफलता को असफलता, यानी कि बच्चे की असफलता, गलत है, बच्चा कभी फेल नहीं होता। अच्छा, यो अपनी असफलता यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर बच्चा है या स्टूडेंट, देखो अगर यहाँ पे बच्चे की बात कर रहे हैं तो वो भी गलत है, टीचर की बात कर रहे हैं तो वो भी गलत है। स्कूल की असफलता बिल्कुल सही बात है, स्कूल फेलियर हो, मतलब हम कह सकते हैं कि स्कूल में इस तरह का अरेंजमेंट नहीं था कि बच्चे फेल हो गए। समाज की असफलता, परिवार की असफलता यहाँ पर होती नहीं है। तो इसका एक सही वर्ड होता है व्यवस्था, व्यवस्था की असफलता। अब व्यवस्था की असफलता में टीचर भी आ गया और स्कूल भी आ गया कि टीचर ने इस तरह की व्यवस्था नहीं करी या फिर स्कूल में इस तरह की व्यवस्था प्रोवाइड नहीं करी गई, इस तरह का करिकुलम या इस तरह का टीचर ही प्रोवाइड नहीं करा गया कि बच्चे उसमें पास हो सके। तो यहाँ पर हम स्कूल की असफलता को लेंगे। ठीक है, 25 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, द गोल ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स शुड बी। गणित सीखने का लक्ष्य तार्किक रूप से सोचना, बिल्कुल सही यार, लॉजिक तो डेवलप होंगे ही मैथ आप सीख रहे होगे तो। अमूर्त चिंतन का निर्माण, बिल्कुल है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आपकी मैथ से आती ही है। संचालित करने की योग्यता का विकास, डेवलप टू एबिलिटी टू ऑपरेट, ऑपरेट करना, प्रोसेस करने की एबिलिटी, ये भी डेवलप होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हर तरह का चिंतन, हर तरह की चीज़ आपकी डेवलप होती है जब आप गणित सीख रहे होते हो। क्वेश्चन नंबर 26 है, कि चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ विच शुड बी प्रिवेसिव थ्रू आउट द स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम में इसकी प्रति जागरूकता शामिल हो, किसके प्रति, गणित के प्रति, गणित के प्रति जागरूकता शामिल होना चाहिए। कहाँ गया फ्रेंड, पर्यावरण, भाषा या विज्ञान, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंट, लैंग्वेज या साइंस। अब देखो, आपको आंसर करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने आंसर भाषा करा था, वहां पर क्या था, वहां पर यह था कि अधिगम, मतलब कि टीचिंग अधिगम का मूलाधार क्या है, बेस क्या है, तो वहां पर बेस था लैंग्वेज। लास्ट जो क्वेश्चन करा उसका आंसर था हमारा गणित। क्यों, क्योंकि वहां पर आपका लॉजिकल चिंतन बढ़ रहा था, आपका समय से समाधान की क्षमता विकसित हो रही थी। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसकी चिंताओं के प्रति आपको जागरूक होना है, वो है आपका पर्यावरण। पर्यावरण ऐसा सब्जेक्ट है जिसके प्रति हर एक बच्चे के बीच में जागरूकता होना ही चाहिए, इसलिए इसको हमारे करिकुलम में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे 26 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमने एनसीएफ के 26 क्वेश्चन को डिस्कस करा है यार।
हो जा रहा है, 1 मिनट रुक जाओ बस। ये हमने एनसीएफ के 26 क्वेश्चन को डिस्कस कराया। 26 आउट ऑफ आपके कितने सही हुए ये आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड जितनी भी क्लासेस हुई उन सभी क्लासेस को देखते जाइए। और हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट लगभग हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया है। बस कुछ 5-6 क्लासेस और रहेंगी और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।